सभी मित्रों के साथ हम लोग प्रेम के आयाम में यात्रा कर रहे हैं। अध्यात्म के मूलभूत 4 स्तंभ, और वो स्तंभ एक आयाम की तरह हैं, एक उपलब्धि की तरह हैं। वो हैं जीवन में तो ही अध्यात्म खिला है, या हमारी अंतर यात्रा में एक खिलावट हुई है। वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, वो ही कसौटी है। तो हम प्रेम के आयाम को समझ रहे हैं। उसके पहले 2 द्वारों पर हमने बात की, संवेदनशीलता और मैत्री। आज हम तीसरे द्वार की बात करेंगे प्रेम के आयाम में, सौंदर्य, ब्यूटी। प्रेम और सौंदर्य का अभिन्न रिश्ता है। सौंदर्य है तो हम प्रेम से सराबोर हो जाते हैं, और अगर हम प्रेम से भरे हैं तो हम सौंदर्य को निर्मित कर देते हैं। प्रेम की दृष्टि जहां भी पड़ जाती है वहां सौंदर्य विकसित हो जाता है, खिल जाता है, प्रकट हो जाता है। सौंदर्य और प्रेम इस तरह से आपस में घुले मिले हैं कि हम विस्मित रह जाते हैं। अपने मानवीय जीवन में भी जब भी हम प्रेम की बात करते हैं, वो बिना सौंदर्य के हो ही नहीं पाती। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो किसी भी तरह की सुंदरता को देखकर विस्मित ना होता हो और उसके प्रेम में ना पड़ता हो। हम व्यक्तियों के प्रेम में भी पड़ते हैं तो उन व्यक्तियों में भी हमको एक किस्म की सुंदरता दिखाई देती, ब्यूटी। लेकिन ये रास्ते दोहरे हैं, दोनों तरफ से चलते हैं। हम प्रेम की दृष्टि से जिसे देखते हैं वो सुंदर हो उठता है। सुंदर के प्रेम में हम होते हैं, ये सच है, और हम जिसके प्रेम में होते हैं वो सुंदर हो जाता है। व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, विचार हो, चाहे ये जगत का सारा विस्तार हो, सब कुछ इसी वर्तुल में घूमता है, सौंदर्य और प्रेम। सौंदर्य इतनी अद्भुत घटना है, लेकिन हम शायद कभी उसके बारे में ठहर कर सोचते नहीं कि सौंदर्य क्या है, व्हाट इज ब्यूटी। जिसको हम सुंदर कह रहे हैं वो सचमुच में क्या है। क्या हम एक विशेष प्राकृतिक घटना को सुंदर कहते हैं? एक साफ बहती हुई नदी, समंदर, गहरा नीला आसमान, पर्वतों की कतारें बर्फ से ढकी हुई, आसमान में उड़ते हुए परिंदे, खिले हुए फूल, प्यारे से बच्चे, क्या क्या नहीं है जो सौंदर्य का विस्तार नहीं। तो क्या यही सब सौंदर्य है? हमको इसे एक्सप्लोर करना होगा। और जब हमको कुछ सुंदर जान पड़ता है तब हमारे भीतर क्या होता है। हम कोई सुंदर चेहरा देखें तो हमारे भीतर क्या होता है। हम कोई सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखें तो हमारे भीतर क्या होता है। ये सब भी खोजने का विषय है, क्योंकि सुंदरता तो कहीं ना कहीं से हमारे भीतर से ही उठ रही होती है। तो इसको हमें दोनों तरफ से देखना होगा, बाहर घटती हुई घटना और भीतर घटती हुई घटना। थोड़ी देर के लिए हम
अपना सारा ज्ञान हटा लेंगे, अपना सारा फिलोसॉफिकल जो स्टोर है उसको परे रख देंगे और हम सीधे सपाट ढंग से देखना शुरू करेंगे जीवन को। अगर हम लोगों की ही बात करें, व्यक्तियों से ही प्रारंभ करें, हम किसी चेहरे में क्या ऐसा होता है, किसी व्यक्तित्व में जो हमें सुंदर दिखाई पड़ता है? उसकी बनावट या कुछ और भी? बनावट तो अपनी जगह पर होती ही है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो बनावट है, आकार है, वो नॉर्म पर, जो मानक हैं उन पर पूरी तरह फिट है, लेकिन फिर भी हमको उसमें सौंदर्य नहीं दिखाई देता। कई ऐसे लोग मिलेंगे जिनके चेहरे उस नॉर्म पर, उस मानक पर नहीं बैठे होंगे, लेकिन हमको बहुत सुंदर दिखाई देंगे। उनकी उपस्थिति हमको अचानक अभिभूत कर लेगी। तो मूल बिंदु क्या है सुंदरता का? दो बातें हम समझें और फिर उनको हम धीरे धीरे समझें और खोजें और आगे बढ़ें। सुंदरता के मूल में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होकर उभरती हैं। एब्सेंस ऑफ द फिक्शनल आइडेंटिटी, फिक्शनल माइंड, फिक्शनल ईगो, या जिसको सामान्य भाषा में हम कह देते हैं, जो ये हमारी ईगो आइडेंटिटी है, हमारी जो आई है, हमारा जो मेरा होना है, इसका अनुपस्थित हो जाए। हमारे उस कहानी बुनने वाले मन का हट जाना, हमारे कहानी बुनने वाले अहम का विदा हो जाना, और फिर जो है, जो वास्तविक है, उससे हमारा रिश्ता जुड़ जाना। हम जितने ज्यादा अपनी स्यूडो आइडेंटिटी से, अपनी ईगो आइडेंटिटी से, अपनी झूठी पहचान से भरे होते हैं, उतने ही हम कम सुंदर होते चले जाते हैं। पहली बात है। दूसरी बात, प्रेजेंस ऑफ द प्रेजेंस, जो हमारी उपस्थिति है, उसकी उपस्थिति। किसी व्यक्ति में भी जो सौंदर्य, आकर्षण हमें दिखाई देता है, वो उसकी प्रेजेंस में है, और उस प्रेजेंस का प्रेजेंट होना, उस उपस्थिति का उपस्थित होना हमारे अंतरतम में, वो आवश्यक है। ये दो महत्वपूर्ण आधार हैं सुंदरता के। अब पहले की तरफ लौट कर देखें कि जब हमारी स्यूडो आइडेंटिटी, ईगो आइडेंटिटी, फिक्शनल आइडेंटिटी, फिक्शनल माइंड, फिक्शनल ईगो, हमारा एक झूठा होना जो है, जब वो हटता है, सौंदर्य ही सौंदर्य है। बच्चे क्यों सुंदर दिखाई देते? हर बच्चा सुंदर दिखाई देता है, कैसा भी हो। सारे बच्चे बिल्कुल सांचे में ढले हुए तो नहीं पैदा होते। हम उनको जरूर कैटेगराइज कर सकते हैं, ये वाला बच्चा बिल्कुल सांचे में ढला हुआ है, ये बिल्कुल देवदूत जैसा लग रहा है, ये तो बिल्कुल कुछ अलग ही मॉडल का लग रहा है। हम आरोपित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसे भी नए नक्श, आकार, प्रकार, डील डॉल से कोई बच्चा संसार में आया हो, सुंदर ही लगता है। उसको देखें तो सुंदर ही लगता है। क्यों सुंदर लगता है? क्योंकि अभी उसके ऊपर अपनी उस झूठी पहचान का बोझ आना शुरू नहीं हुआ है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसका परिवार, परिवेश, समाज उसको एक स्यूडो आइडेंटिटी देगा, उसको एक ईगो आइडेंटिटी देगा, उसका फिक्शनल माइंड, फिक्शनल ईगो एक्टिव होगा, सारी झूठी पहचानें, उसकी कहानी बुनने की क्षमताएं सक्रिय होंगी, और वो वास्तविक दुनिया में ना होकर एक कहानी की दुनिया में चला जाएगा। तो धीरे धीरे वो
सौंदर्य मंद पड़ने लगेगा, धीमा पड़ने लगेगा। वो जो प्राकृतिक नैसर्गिक धारा सौंदर्य की बह रही थी वो जाती रहेगी। सारे पशु पक्षी प्राणी हमको सुंदर दिखते हैं, क्यों? उनके ऊपर बोझ नहीं है इस झूठी पहचान का, इस ईगो आइडेंटिटी का कोई बोझ नहीं, इसलिए सुंदर लगते हैं। इसीलिए हम किसी भी पशु के साथ, किसी भी जीव के साथ हों, हमको सुंदरता का एहसास होता है। इंसानों के साथ हों तो हमको कुरूपता, सुंदरता, इस सब का एहसास होता है। संसार में हर चीज द्वैत के घटनाक्रम से चलती है, ये तो सच है, ये हम जानते ही हैं। तो सुंदरता को सुंदर जानने के लिए असुंदरता के कई तल अस्तित्व निर्मित करेगा, कई पॉकेट्स, कई ऐसे प्लेन होंगे जिनके माध्यम से ही हम उस सौंदर्य को देख पाएंगे। तो सौंदर्यता और जो कुरूपता है, इसका एक संतुलन रहेगा। और जो जागृत व्यक्ति है उसके लिए सब कुछ सुंदर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो इस संतुलन को देख लेता है। अंतिम सुंदरता क्या है? जब हम कुरूपता में भी सौंदर्य देखने में सक्षम हो जाए। प्रारंभिक तल पर तो दो का विभाजन रहेगा, फिर ये जो हमारी आइडेंटिटी की टकराहट थी जिसे सौंदर्य क्षीण होता है, उसको एक दूसरे तल पर देखेंगे। अक्सर अगर लोग गहरी विश्रामपूर्ण नींद में हो, सोए हुए लोग, उनके चेहरे देखें, बड़े मासूम, निर्दोष, सुंदर दिखाई देते हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने इतना बोझ इकट्ठा कर लिया होता है कि कई लोग सोते समय भी अपने भीतर एक ऐसा महाभारत लेकर चल रहे होते हैं कि तब भी उनके चेहरे तरह तरह के आकार प्रकार ले रहे होते हैं, जैसे कोई युद्ध चल रहा है उनके भीतर। लेकिन सामान्य रूप से कोई सोया है, आंखें बंद, विश्राम में चला गया शरीर, कितना सुंदर लगता है। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति अगर सचमुच में विश्राम पूर्वक सोया हुआ हो और उसके चेहरे को हम देखें तो दुष्टता नहीं दिखती, लगता है कि हाँ, बड़ा दैवीय चेहरा है। जैसे ही वो नींद से जागता है, उसकी अपनी ईगो आइडेंटिटी, उसकी अपनी झूठी पहचान फिर उसके ऊपर हावी होती और जो कुरूपता उसने ओढ़ ली होती है वो अपना काम करने लगती है। इसीलिए नींद भी सुंदर बनाती है। अगर हम फिजिकली ही, शारीरिक रूप से ही सुंदरता में जाना चाहते हैं तो चिकित्सक भी कहते हैं इस बात को, नींद पूरी होनी चाहिए, नींद ठीक से आनी चाहिए। अगर लोग सो न पाए ठीक से तो उनके चेहरे देखो कैसे बोझिल से लगते हैं। वो केवल थकान नहीं है, जब वो नहीं सो पा रहे हैं और उनके चेहरे अजीब से विद्रूप होते चले जा रहे हैं तो केवल थकान नहीं है, उनकी पहचान का बोझ भी उनके ऊपर हावी। वो थोड़ी देर भी छुट्टी नहीं पा पाए हैं अपने उस कांस्टेंट चलने वाली ईगो आइडेंटिटी से, ज्यादा बोझिल हो जाते हैं। और वही जब ठीक से विश्रामपूर्ण निद्रा व्यक्ति ले लेता है तो उतनी देर के लिए उसकी वो पहचान, उसके अहम की पहचान विदा हो जाती है, क्योंकि गहरी नींद में हम उस सबसे परे होते हैं। तो जब जागता है व्यक्ति तो बड़ा तरोताजा, सुंदर, शारीरिक सुंदरता के लिए, मानसिक सुंदरता के लिए भी ये अनिवार्य है। व्यक्ति को अगर सोने न दिया जाए तो विक्षिप्त भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने संसार की जो सारी उसने एक भूल भुलैया रच ली है उससे मुक्ति नहीं हो पाता। थोड़ी देर के लिए उससे मुक्ति चाहिए, थोड़ी देर के लिए उससे हमें हटना अनिवार्य है। तो प्रकृति ने इसीलिए एक साइकिल बना दिया। प्रतिदिन जागरण के कुछ
पल और विश्राम के, निद्रा के कुछ पल, एक संतुलन बना रहे ताकि हम उस अस्तित्वगत सौंदर्य के साथ चल सके। सौंदर्य हमको निर्भर करता है, हल्का करता है। सौंदर्य बोझ रहित करता है। जितने हम बोझिल होते हैं उतने कम सुंदर हो जाते हैं, जितना हम सौंदर्य के निकट होते हैं उतने हम निर्भर हो जाते हैं। इस बात को भी बहुत ध्यान देना होगा हमको कि बोझिलता और सौंदर्य का क्या रिश्ता है। जो लोग बहुत बोझिल हैं वो अगर अपने जीवन को टटोलेंगे तो उन्होंने जीवन में सौंदर्य को खो दिया है। सौंदर्य को क्यों खो दिया है? क्योंकि वो अपनी ही किसी धारणा, अपनी ही किसी मान्यता, अपनी ही किसी पहचान में ग्रस्त हो गए, ऑब्सेस्ड हो गए। जैसे जैसे व्यक्ति किसी भी धारणा में जड़ होता चला जाता है उसका सौंदर्य मिटता चला जाता है। व्यक्तियों से ही समझे, फिर हर तरफ लागू होती है बात। जो व्यक्ति जितना धारणा मुक्त होता है, तरल होता है, उतना ही सुंदर होता है। जीवन तरल है, जीवन प्रवाहपूर्ण है। इस तरलता और प्रवाह में ही सौंदर्य है। जड़ता में, ठहराव में सौंदर्य नहीं है। इसीलिए जब हम सौंदर्य के आमने सामने होते हैं तो हमारे भीतर भी जीवंतता के नए रंग घुलने लगते हैं। तो एक ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे ईगो आइडेंटिटी का बोझ, उसको हम कैसे हटाएं और कैसे उससे आगे जाएं। प्राकृतिक जगहों पे जब जाते हैं, नींद के अलावा वहां भी देखें क्या होता है। जिस क्षण हमको सुंदरता का एहसास होता है उस क्षण हम अपने उस अहम के, झूठी पहचान के जगत से हट चुके होते हैं। जैसे ही वो लौट कर आता है सुंदरता खो चुकी होती है। इसीलिए जब हम किसी खेल में होते हैं, किसी और ऐसे काम में होते हैं जिसमें हम उस आइडेंटिटी को अपनी ना ढो रहे हो, पहचान को, तो भी हम सुंदरता के करीब होते हैं, हमें अच्छा लगता है। खेलों से गुजरकर जो ताजगी लगती है व्यक्ति को, इसीलिए लगती है कि थोड़ी देर के लिए उसने अपने को किनारे रखा। लेकिन खेलते, किसी खेल में शामिल होते समय भी अगर वो एक बोझ की तरह अपनी धारणा को, अपनी पहचान को लेकर चल रहा हो तो खेल भी उसे तरोताजा नहीं करते, सुंदर नहीं बनाते। इसीलिए कितने लोग हैं, खेलते तो हैं लेकिन वो कुरूपता अपना काम वैसे ही करती चली जाती है। ध्यान में कोई जाता है, ध्यान में भी हमारी जानी पहचानी पहचान मिटती है, तभी ध्यान घटता है। अगर कोई ABCDXYZ कोई पर्सन कहे ए पर्सन ध्यान में चला गया, तो कोई व्यक्ति ध्यान में नहीं जाता। ध्यान एक निर्वैयक्तिक घटना, इम्पर्सनल हैपनिंग है। ध्यान जब घटा तो जो हमारा पर्सनलाइजेशन था, वैयक्तिकरण था, वो थोड़ी देर के लिए हट गया, डिसॉल्व हो गया, बिखर गया। इसीलिए जब ध्यान की घटना घटती है तो किसी धारणा और मान्यता पर खड़ी नहीं होती और अचानक हमारा चेहरा दे दीप्यमान हो उठता है। गहरे ध्यान में लोग इसीलिए इतने सुंदर हो उठते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो एक व्यक्ति की तरह, एक पहचान की तरह नहीं रह गए हैं, वो चैतन्य की तरह हो गए। थोड़ी देर के लिए उनकी सारी पहचान पिघल कर बह गई। तो ये एक ध्यान का अनिवार्य परिणाम है सौंदर्य का निर्माण। ध्यान अगर सौंदर्य ना लाए तो ध्यान हुआ ही नहीं। जैसे नींद हमें निर्दोष बना देती है,
सुंदर बना देती है, स्वस्थ विश्राम पूर्ण बना देती। ऐसे ही ध्यान है। ध्यान बस इतना ही, जैसे गहरी नींद, उसमें हमें कोई सचेतनता नहीं थी। काम गहरी नींद जैसा, लेकिन हम सचेतन हैं। तो इसीलिए ध्यानी व्यक्ति को सुंदर होना ही होता है। अगर ध्यानी व्यक्ति सुंदर नहीं है तो फिर कोई सुंदर हो नहीं सकता, और अगर सुंदर नहीं है तो ध्यान का फिर कोई वहां पर स्थान नहीं है, यानी उसने ध्यान को जाना नहीं। भारत में हर उस चीज का उपयोग कर लिया गया जो व्यक्ति को उसकी आइडेंटिटी से फ्री करके, मुक्त करके उस सौंदर्य के जगत में ले जा सके। इसीलिए हमने भारत में सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति थी। परमात्मा कैसा है? सत्य, शिव, कल्याण, करुणा से भरा, सौंदर्य से भरा। सत्य अर्थात कोई भ्रम, कोई आरोपण, कोई इल्यूजन, हेलुसिनेशन नहीं। सत्य की एक अनंत अहर्निश धारा। परमात्मा की हमने यही परिकल्पना करी। शिवत्व, शून्यता, एम्प्टीनेस और सर्व कल्याण का भाव। सुंदरम, सुंदर ही सुंदर है, असुंदर का फिर वहां पर कोई स्थान नहीं। ये परमात्मा की हमारी भारत में परिकल्पना है। तो सुंदरता का आयाम तो इतना प्रखर है, इतना महत्वपूर्ण है कि उसको हमें समझ लेना अनिवार्य हो जाता है। भारत में तंत्र ने हर बात का उपयोग कर लिया। वो भोजन का भी उपयोग कर लेंगे, शरीर का उपयोग कर लेंगे, काम वासना का उपयोग कर लेंगे, हर चीज का। तंत्र की दृष्टि से काम वासना को भी देखें तो वो कहते हैं कि जब कोई इतने अनन्य प्रेम में होकर किसी के मिलन में जाता है तो उसकी अपनी आइडेंटिटी खो जाती है, वो व्यक्ति की तरह मिट जाता है और उस क्षण अभूतपूर्व सौंदर्य उतरता है उसके भीतर। तंत्र भोजन का उपयोग करेगा तो वो कहेगा कि उस भोजन के साथ हम ऐसे तल्लीन हों कि हम अपनी पहचान को भूल जाएं। जैसे बच्चों को देखें, बच्चों को खाते हुए प्रकृति ने हमारे लिए सारी टीचिंग और इशारे रख रखे हैं। बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे, बहुत थोड़े जो कल्चर्ड बच्चे हो गए होते हैं, जो अभी सीखने लगे सारा एटिकेट, वो वाले वो सब चीजें नहीं करते हैं। उसके सामने कोई भी चीज रख दो, वो उसको इतने उन्मुक्त ढंग से एंजॉय करता है कि हमको परेशानी होने लगती है कि कैसे कर रहा है। पूरे मुंह में उसको लपेट लेगा, पूरे शरीर में लपेट लेगा, कोई चिंता नहीं, पूरे हाथ भरे हुए हैं। वो अपनी आइसक्रीम, अपना केक, अपनी चॉकलेट खा रहा है, पूरी तरह उसमें नहाया हुआ है, कोई चिंता नहीं। और एक्सटेसी, उसके चेहरे की एक्सटेसी देखी, क्योंकि जब वो भोजन के साथ है तो उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रह गई है, वो भोजन ही है बस, वो स्वाद है, तो वो सौंदर्य आ गया। फिर जब हम एटिकेट में बहुत चले जाते हैं तो खाना भी हमारे लिए तनाव का विषय बन जाता है। कई बार तो खाने के तौर तरीके इतने टेढ़े हो जाते हैं कि उस तरह से ना खा पाए कोई व्यक्ति तो बड़े तनाव का विषय हो जाता है। चॉपस्टिक से खाना, कई लोग कुशल होते हैं, कल्चर है कई जगह संस्कृति में, कई लोग चॉपस्टिक में झूल जाते हैं। और आज जो मनोविज्ञान है वो कहता है, और स्वास्थ्य विज्ञान भी कहता है कि अपने हाथों से अगर हम भोजन करते हैं तो वो ज्यादा स्वास्थ्यदायी होता है, ज्यादा सुंदर होता है। क्योंकि भोजन में स्पर्श भी शामिल हो जाए तो भोजन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। हमने उसे स्पर्श भी किया, छोटा बच्चा उसको बिल्कुल एंजॉय कर रहा है, स्पर्श भी कर रहा है। हम नहीं जान सकते कि उसने मुंह से ही स्वाद लिया है कि स्पर्श से भी उसको कुछ मिला है, हमको नहीं पता। लेकिन उसके स्पर्श की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उसको हम देखते हैं। तो हमने अपने कल्चर में स्पर्श को भी हटा दिया।
सौंदर्य हमारी सारी इंद्रियों के द्वारों का उपयोग कर लेना चाहता है। इसीलिए जब सौंदर्य से हम आगे देखेंगे तो इंद्रियों के सारे जो द्वार हैं उनका हम उपयोग करते हैं। कोई भी चीज इतनी सुंदर नहीं है जितना ये विशुद्ध जीवन, ये विशुद्ध निसर्ग, प्रकृति, नेचर। हम जो कुछ भी निर्मित करते हैं वो सब सेकेंड हैंड है। हम पेंटिंग्स बनाएं, हम कोई कविता लिखें, हम कोई संगीत रचें, सुंदर है, वो सब भी सुंदर है, अच्छा है। लेकिन पेंटिंग बनाते बनाते पेंटर्स की ईगो आइडेंटिटी को देखो, गुब्बारे जैसी लेकर घूम रहे होते ईगो आइडेंटिटी। महान पेंटर, कम महान पेंटर, महान गीतकार, कम महान गीतकार, बड़ा महान संगीतकार, कम महान संगीतकार। एटीट्यूड देखो उन लोगों का, जमीन पे नहीं चलते, सारी सुंदरता खो चुकी होती है। सुंदरता फिर बड़ी क्राफ्ट करके बनानी पड़ती है उनकी, क्योंकि सेकेंड हैंड चीजों में सुंदरता नहीं। हाँ, अगर हम प्रकृति से लयबद्ध होकर कुछ भी गीत गाएं, संगीत रचें, चित्रकारी करें तो उसमें एक अलग आनंद है, सौंदर्य है। लेकिन जब उसको हम अपनी ईगो आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं तो सारी सुंदरता चली जाती है। इसीलिए अक्सर बड़ी अच्छी कविताएं लिखने वाला, बड़ी सुंदर चित्र बनाने वाला, बड़ा अच्छा संगीत देने वाला, गाने वाला, ऐसे लोगों से अगर भूल कर भी मिल लो तो वो इतने अहंकार से भरे हुए दिखाई देंगे और उनके व्यक्तिगत जीवन में इतनी कुरूपता दिखाई देगी कि हम हैरान रह जाएंगे कि यही व्यक्ति जो सुंदरता के गीत गा रहा था, इसके व्यक्तिगत जीवन में इतनी कुरूपता है, इसके व्यवहार में इतनी कुरूपता है, इसके आचरण में इतनी कुरूपता है, कहां से आ गई? क्योंकि उसने उसमें अपनी आइडेंटिटी जोड़ दी है। वो वक्त सुंदर था, हम देखें। मैं ये नहीं कह रहा उस वक्त में लौटना चाहिए, मैं कह रहा हूं आगे जाकर हमको उस वक्त का एसेंस निकाल लेना चाहिए, जब लोग प्रकृति के साथ गीत गाते थे, नाचते थे, झूमते थे। कोई उनको बड़ा भारी नर्तक होना आवश्यक नहीं था, बड़ा भारी गीतकार होना आवश्यक नहीं था। जो लोक संगीत गीत हैं, देखिए बस अपनी मस्ती में उन्होंने गाए, उन्होंने अपनी चीजें रची, उन्होंने उनका आनंद लिया और उसमें कोई भी क्लेम नहीं किया महानता और हीनता का। जैसे ये महानता हीनता का क्लेम आया, सारा सौंदर्य विनष्ट। प्रकृति कभी क्लेम करती है प्रकृति में कुछ कम और ज्यादा सुंदर है? मनुष्य की दृष्टि में हो सकता है, हमारी दृष्टि में हो सकता है कुछ कम सुंदर है, कुछ ज्यादा सुंदर। प्रकृति की दृष्टि में तो कहीं नहीं, सब कुछ इक्वली ब्यूटीफुल है, अद्भुत है, विस्मित करने वाला है। तो मनुष्य के आइडेंटिफिकेशन की वजह से, उसके तादात्मीकरण की वजह से सारा सौंदर्य जो है वो नष्ट होने लगता है। यहां तक कि आइडेंटिफिकेशन देखिए क्या होता है, जिसकी समस्या खड़ी होती, हमारे संबंधों में भी कोई व्यक्ति हमको सुंदर दिखा, किसी पुरुष को कोई सुंदर स्त्री दिखी, किसी स्त्री को कोई सुंदर पुरुष दिखा, उसको प्रभावित हुआ, उसके प्रेम में पड़ा और उन्होंने सोचा कि अब इसे हम एक संबंध में ढालते हैं। अब संबंध में ढालने के बाद समस्या कहां पर खड़ी होती है? क्योंकि सुंदरता तो अबाध सीमा रहित ही होगी, तो व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष सुंदरता को पर्सनलाइज करना चाहता है, व्यक्तिगत करना चाहता है। और जितना सुंदरता को व्यक्तिगत करना चाहता है उतना सुंदरता नष्ट होती चली जाती है। यानी उस पर पकड़ बनाना, उसको पॉजेस करना, वो सब आक्रमण में ले जाता है। तो इसीलिए सुंदर से सुंदर लोग जब संबंध में आते हैं तो उनके संबंधों में एक विचित्र सी कुरूपता प्रवेश कर जाती है, क्योंकि वो उस सुंदरता को चैनलाइज करना चाहते हैं, उसको बांध देना चाहते हैं। अब ये सुंदरता क्या केवल दृष्टि की ही है, देखने की ही है? जितनी हम बातें कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे जो हमें दिख रहा है क्या वही सुंदर है? नहीं। हमने कहा कि हमारी सारी इंद्रियां
जो सुनाई दे रहा है, जो स्पर्श में है, जो गंध में है, जो स्वाद में है, उस सब में भी सौंदर्य के अलग अलग तल है। हम उनके लिए भाषा अलग उपयोग कर लेते हैं। अगर कोई चीज हमको बहुत अच्छी लगती है तो कहते बहुत स्वादिष्ट है। हम उसको सुंदर भी कह सकते हैं, बहुत सुंदर है, इसका स्वाद कितना सुंदर है। कोई गंध हमको अच्छी लगती है तो हम उसको सुगंध कहते हैं, लेकिन एक सुंदर गंध है। तो सारी इंद्रियों में उनका फैलाव है। फिर हमारे विचार के तल पर, हमारे भाव के तल पर, सब तरफ उसका फैलाव होता चला जाता है। और जब हम इस गहरे तल की तरफ जाएंगे, विचार, भाव वगैरह की तरफ, तब हमको दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था उसको समझ लेना पड़ेगा, प्रेजेंस, उपस्थिति। प्रेजेंस ऑफ द प्रेजेंस, उपस्थिति की उपस्थिति। जैसे हम अपने उस जीवन से भरे हुए होते हैं, अपनी जीवंतता से, वैसे ही सौंदर्य के साथ हम गति करने लगते हैं। अगर हम कम प्रेजेंस से भरे होंगे तो सौंदर्य में हमारी गति भी कम होगी। जब हम प्रेजेंस से भरे होते हैं तब अंतर क्या होता है? क्या अंतर होता है और क्या होता है जब हम प्रेजेंस से नहीं भर पाते हैं? कौन सी चीज हमको रोकती है? तो उसके लिए पहली वाली सारी चीजें जो थी आइडेंटिटी की, वो तो बाधा बनती ही है। हमारे व्यर्थ के इन्वॉल्वमेंट, हमारा क्रिएशन ऑफ टाइम, हमने जो समय का झूठा निर्माण किया है, वो हमको हमारी प्रेजेंस में जाने से रोक लेता है। समय का निर्माण हमने किया था उपयोगिता के लिए, एक फंक्शनैलिटी के लिए, जिससे हम ठीक ठीक चीजों को एक व्यवस्था दे सके। लेकिन वो जो समय का हमारा व्यवस्थागत निर्माण था, उसने हमको जकड़ लिया है। जो क्लॉक टाइम है वो हमारा मेंटल टाइम बन गया। जो घड़ियों का समय होना चाहिए था वो हमारा मानसिक समय बन गया है। तो व्यक्ति अपने मानसिक समय में उलझ के रह जाता है। उसी मानसिक समय में हम निर्माण करते हैं अतीत का, उसी मानसिक समय से हम निर्माण करते हैं भविष्य का। अतीत, भविष्य, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, क्या हो सकता है, ये दो चीजें हमको खींचती है। ये केवल हमारी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारे चैतन्य में समय का कोई भी स्थान नहीं है। इसीलिए जब हम कहते हैं बियॉन्ड टाइम, समय से परे, तो ऐसा नहीं कोई समय है और उसके हम परे जाएंगे। जो समय की फंक्शनैलिटी है उसको समझ लेने से ही हम समयातीत हो जाते हैं। हम समयातीत हैं। हम भीतर उतरते हैं, हमें कोई समय का पता नहीं होता। फिर गहरी नींद के उदाहरण को देखें, हमें कोई समय का पता नहीं होता। कितना समय हुआ, कितना, हमें नहीं पता। गहरे ध्यान में कोई चले जाए, समय का हमें कोई पता नहीं होता। समय का जो मेजरमेंट ऑफ क्लॉक टाइम है, समय का जो मापन है घड़ी के हिसाब से, वो नहीं होता। गहरे प्रेम में हो कोई, समय का पता नहीं चलता। घंटों बैठे रह जाएं हम, गहनतम एक दूसरे की लयबद्धता में है और एकदम घड़ी देखते हैं, अरे 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला। तो ये जो बोझलता और उल्लास समय लाता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ जाएं जिसके साथ नहीं बैठना तो बोझलता, जिसके साथ हम चाहते हैं उल्लास। तो ये उल्लास और बोझलता को देखने के नजरिए, दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं उनको समझने का, लेकिन हम उनको देखते हैं अपने फिक्शनल माइंड से, अपने कहानी बुनने वाले मन से, और हम पूरी तरह से उस समय में जकड़ जाते हैं। जितना हमारा अंतर जगत इस समय की काल्पनिक दुनिया में उलझ जाता है, उतना ही हम इस प्रेजेंट से, वर्तमान से चूक जाते हैं। प्रेजेंट और प्रेजेंस एक ही बात है।
whenever we feel presence, we are in the present. हम कहें कि बी इन द प्रेजेंट, तो बी इन द प्रेजेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। वर्तमान में रहें। वर्तमान क्या है? जैसे ही हम अपने चैतन्य में होते हैं, हम वर्तमान में होते हैं। हम वर्तमान के सिवा हम कहीं होते ही नहीं। तो समय के काल्पनिक पंजों से अपने अंतर मन को मुक्त कर लेना, ये साधना है, ये सिद्धि है। और जैसे ही हम उस समय के काल्पनिक जाल से मुक्त हो जाते हैं, हम बस जीते हैं, जीवंतता में बहते हैं और विशुद्ध वर्तमान में होते हैं। जो विशुद्ध वर्तमान में है वो अपनी गहरी प्रेजेंस से भरा हुआ है, गहरी प्रेजेंस से, और उसका अपना सौंदर्य है। अब इसको देखने के हम कई चीजें देखें। व्यक्ति जब युवा है तो कितनी चीजों में इन्वॉल्व है, और उस इन्वॉल्वमेंट के कारण, उस संलग्नता के कारण वो बहुत सारी अपनी जो प्रेजेंस है उसको भूल जाता है। वो इन्वॉल्व इसलिए है क्योंकि उसको कोई भविष्य का निर्माण करना है। हम उसको ट्रेन ही इसलिए करते हैं, भविष्य बनाना है, तुमको अपना भविष्य निर्मित करना, सुरक्षित करना है। हमें नहीं पता क्या भविष्य बनना नहीं बनना। हम तो अभी जी रहे, अभी तो जिए ना। तो कई लोग न ठीक से खाते हैं, न ठीक से पीते हैं, न ठीक से बात करते हैं, न ठीक से जमीन पर चलते हैं, कोई काम ठीक से नहीं करते, भागे हुए हैं। और जैसे धनुष पर एक तीर चढ़ा हुआ है, बस ऐसी हालत में कई लोग होते हैं। इतना इतना टेंस, वो जो पूरा टेंस जो हम दृश्य देखते हैं, तनाव से भरा हुआ, जो तीर धनुष के प्रत्यंचा पर खींच देते, बहुत सारे लोग ऐसे तीर जैसे गेट पर खड़े होके आधा घंटा बात कर लेंगे, समय नहीं हमारे पास। आप कहेंगे बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए, जो भी हो भाई साहब या माता जी, जो भी हो, बैठ के बात कर। नहीं, टाइम नहीं मेरे पास। फिर वही गेट पर खड़े होकर, दरवाजे पर खड़े होकर आधा पौन घंटे बात कर लेंगे और फिर तीर जैसे निकल जाएंगे। तो ये अगर सारे लोग कभी किनारे बैठकर देखो, जो कहते हैं राम झरोखे बैठ के मुजरा लें, सब तीर की तरह भाग रहे इधर उधर, और ये तीर जा कहां रहे किसी को पता नहीं। लक्ष्यहीन, उद्देश्यहीन, बस तीर भागे जा रहे हैं। भविष्य, किसी भविष्य का निर्माण करना है। और जब उम्र ढलती है तो लोग अजीब से विषाद और अजीब से सौंदर्य रहित स्थिति में पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब लोग उम्र पा जाते हैं तो उनके पास अनुभव अधिक होता है, उनके पास समझ अधिक होती है, तो उनको अधिक सुंदर होना चाहिए। लेकिन हम सौंदर्य को अगर हम दृश्य से ही देखें तो हम जोड़ते हैं युवा अवस्था, जीवन का उछलता हुआ, मचलता हुआ जो ढंग है उससे, और वृद्धावस्था को हम कुरूपता की श्रेणी में ही डाल देते हैं। वृद्ध लोग भी अपने को वैसा ही मानते हैं। वृद्धावस्था कुरूप इसलिए बनती है क्योंकि जब अवसर है, आपने बहुत कुछ कर लिया, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, आप सारे टाइम के फ्रेम को तिलांजलि देके, यानी कि उसको परे हटाकर अपनी प्रेजेंस से भर सकते हैं। एक बैठा हुआ है व्यक्ति, डूइंग नथिंग, फुल ऑफ बीइंग, उससे सुंदर क्या होता है? एक बुद्ध क्यों इतना सुंदर होता है? बुद्ध के पास कोई भविष्य नहीं, कोई अतीत नहीं, कोई तनाव नहीं। अगर कोई बुद्ध भी उसी तीर की तरह है जो भाग रहा है, कुछ करना है, जगाना है लोगों को, बहुत बड़ा काम हमने कंधों पे ले लिया करना, तो भाग रहा है, वो उसके पास अपना तनाव है क्योंकि उसके पास अपना एक भविष्य है। बुद्ध जो भी कभी जीवन में संसार में घटता, वो इसलिए इतना सुंदर दिखता है, कोई तनाव नहीं, वो परम विश्रांति में, ठीक वर्तमान में, वर्तमान ही फैलकर हमारा वो भविष्य बनता है जिस भविष्य की हम परिकल्पना करते हैं। भविष्य कभी हमारी कल्पनाओं से नहीं बनता।
तो अगर एक व्यक्ति अपने साथ ठहरना सीख ले, अपनी बीइंग में जीना, तो उसकी सुंदरता तो इटर्नल हो जाती है, अनंत हो जाती है। लोग उम्र बढ़ने के साथ परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने आदत ही नहीं डाली अपनी प्रेजेंस के साथ जीने की, अपने बीइंग के साथ, अपने होने के साथ जीने। उनको कुछ चाहिए। खाली बैठे लोग टीवी देख रहे हैं, अब तो मोबाइल, सोशल मीडिया। अब तो हम लोग बहुत ही मजेदार समय में है। पहले के लोग तो फिर भी थोड़े से सुरक्षित थे, करने के लिए उनके पास कम चीजें थी। हमारे पास तो इतना उलझाव है इस समय करने के लिए, ये मोबाइल, सोशल मीडिया, ये चीज, वो चीज, सब लगे पड़े। जैसे ही देखो सोशल मीडिया, ये सब वगैरह वगैरह चीजें आई, लोग कितने इन्वॉल्व हो गए। सेल्फी खींचने में लगे, मुंह बना बना के, पाउट बना बना के, ढूंढ क्या रहे हैं उसमें? सौंदर्य। एक ऐसी बढ़िया सेल्फी आ जाए हमारी कि बिल्कुल उसको फ्रेम करा के लाइफ साइज में लगा दे कि क्या फोटो आई। अगर फोटो का ही मामला देखें तो लोग एक शानदार फोटो के लिए मरे जाते हैं। कोई बड़ा फोटोग्राफर हो, हमारी शानदार फोटो खींच दे, अच्छी लाइट डाल के, बढ़िया एंगल से, फिर उसको हम लाइफ साइज फ्रेम करके लगाते। जब लोग मर जाते हैं, कभी कभी देखें वो कितनी फनी चीज होती है। तो घर वाले अगर उम्र पाके मरे तो घर वाले उनकी एक सुंदर फोटो ढूंढने की तलाश में लगते हैं। फोल्डर पे फोल्डर हजारों फोटोओं के पलटे जा रहे हैं। एक सुंदर फोटो मिल जाए कोई जिसमें पाउट वाउट ना बनाया हो, थोड़ा सा कायदे की फोटो जिसमें माला चढ़ाने में अच्छा लगे, वो निकाल लें। एक कायदे की सुंदर फोटो नहीं मिलती, क्योंकि सुंदरता थी ही कहां पर। व्यक्ति तो तीर जैसा भाग रहा था, और तीर भी ऐसा जिसकी पूंछ में आग लगी हो, जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई थी। तो ये बेचैनी ये प्रेजेंस से तोड़ती है। प्रेजेंस में रहिए तो सौंदर्य कभी भी नष्ट नहीं होता। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि अगर उम्र बढ़ती है और लोग इस शैली को सीख लेते हैं जीवन की, तो अधिक सुंदर हो जाएंगे। क्योंकि अब उनके ऊपर शरीर का दबाव नहीं है, उनके ऊपर मन का दबाव नहीं है, उनके ऊपर अपने को सिद्ध करने का, प्रूव करने का दबाव नहीं। वो शांत विश्राम पूर्ण हो सकते, लेकिन नहीं हो पाते क्योंकि वो आपाधापी है। समस्या बड़ी विकट है, विकराल है। सौंदर्य को समझने हम जाएंगे तो ये भी एक इतना बड़ा विषय है कि इस पर अंतहीन बोला जा सकता है। सुंदरता के आयाम से गुजरते हुए हम जितना सुंदर हो पाएंगे उसको देखेंगे। इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की ये कविता, सबसे सुंदर है वही नगर जहां फैला है चेतना का प्रकाश, जहां धरती से आ मिलता है आकाश, जहां पथ बन जाती है प्यास, जहां सब होता है यूं ही अनायास, जहां भीतर की खुशबू से महक रही है हर सांस, जहां देह की देहरी पे हमेशा रहती है एक रूहानी उजास। सबसे सुंदर है वही नगर जहां फैला है चेतना का प्रकाश, जहां धरती से आ मिलता है आकाश। चेतना का प्रकाश, द लाइट ऑफ प्रेजेंस, द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये हमारा जीवन एक नगर की तरह है। तो इसकी सुंदरता अगर इस जीवन की हमें देखनी है तो उसमें वो चेतना का प्रकाश, वो जो ब्यूटी ऑफ बीइंग है, उसको हमें लाना पड़ता है, तभी वो सुंदर बनता है। बाकी क्राफ्टेड, क्रिएटेड सुंदरता बहुत देर काम नहीं आती। वो ऐसी ही होती है जैसे हमने कोई रंग रोगन लगा दिए हो और बस जरा सी बारिश हो उसमें बह जाए।
और ये सुंदरता कब आती है? जब धरती से आ मिलता है आकाश, स्थूल से सूक्ष्म मिल जाए, मृण्मय से चिन्मय मिल जाए, ट्रांजिएंट से इटर्नल मिल जाए, तब सुंदरता है। सुंदरता एक विशेष चुनाव नहीं है, धरती और आकाश का मिलन है, सीमा और असीम का घुल जाना, सारे द्वैत का आपस में घुल जाना है, विपरीतताओं का संतुलन है। तो वहां पर है सुंदरता, जहां पथ बन जाती है प्यास, जहां सब होता है यूं ही अनायास। हम पथ ढूंढने में लगे हैं, हर कोई मार्ग मिल जाए, कोई हमको मार्ग बता दे, लेकिन हम अपनी प्यास पे ध्यान नहीं देते। प्यास ही हमारे भीतर जब प्रबल होती है तो वही पथ बन जाती है। खलील जिब्रान भी बड़े सुंदर ढंग से जब सुंदरता की बात कहते हैं तो वो लिखते हैं कि सुंदरता हमारे हृदय में उठी हुई एक लपट है। सुंदरता वो अनंतता है जो हमारे भीतर स्वयं ही दर्पण बनकर अनंत अनंत दर्पणों में स्वयं को झांक रही, निहार रही है। वही सुंदरता, वही अनंतता चारों तरफ फैली है, वही अनंतता हमको निहारती है। तो वो प्रबल स्थिति जब हम इस तरह से एक लपट की तरह जीते हैं, यानी कि हम बुझे हुए नहीं जीते, तो जब हमारी प्यास प्रबल होती है तो प्यास ही पथ बनती है, कोई बना बनाया पथ नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिए। और जब प्यास पथ बनती है तो सब कुछ यूं ही अनायास होता है। यूं ही अनायास लोगों को लगता है कि बड़ा मजेदार चीज है, बस कितना मजा है, यूं ही अनायास हो जाता है। लेकिन यूं ही अनायास में देखें, एक नदी बहती है अपने प्रचंड वेग से, अपनी इंटेंसिटी से, अपने त्वरा से, उसकी प्रबलता ही उसका प्रवाह है, रास्ता बनता जाता है यूं ही अनायास। तो जब हम यूं ही अनायास जीवन में कुछ चाहते हैं तो अपनी प्यास को प्रबल होने दें, प्रचंड होने दें। जब प्यास प्रचंड हो जाती है तो सारे खंड टूट जाते हैं और रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। जहां भीतर की खुशबू से महक रही है हर सांस, जहां देह की देहरी पर हमेशा रहती है एक रूहानी उजास। हमारा होना हमारे अंतरतम की सुगंध से भरता है, वही पहचान है हमारे जीवन की, जीवन के सौंदर्य की। देह की देहरी यानी कि जो हमारी ये फिजिकल बाउंड्री है वो हमारी इनर मोस्ट कोर से, जो अंतरतम की हमारी गहनतम अवस्था है, जो हमारा स्रोत है, उसके प्रकाश से प्रकाशित हो। वो कब होगा? जब हम उस स्रोत से संयुक्त हो जाएंगे, जब हम अपने उस होने से समय के सारे पिंजड़े तोड़कर वर्तमान में अपनी उस प्रेजेंस से, अपने उस सोर्स से जुड़ जाएंगे, तो हमारी ये फिजिकलिटी, ये देह भी आलोकित हो उठेगी। देह की जो देहरी है वो फिर अंधेरे में डूबी हुई नहीं होती, वो भी सचेतन हो उठती है। फिर देह से भी कोई बैर नहीं रह जाता, फिर किसी भी बात से, किसी भी चीज से कोई बैर नहीं रह जाता। फिर बसंत भी उतना ही प्रीतिकर हो जाता है और पतझड़ भी उतना ही प्रीतिकर हो जाता है। अन्यथा जब तक वो रूहानी उजास, वो लाइट ऑफ सोर्स हमको नहीं आपूरित करेगा तो देह भी दुश्मन जैसी जान पड़ेगी, मन भी दुश्मन जैसा लगेगा। लेकिन जैसे ही वो आएगी तो देह, मन सब आलोकित हो उठते हैं, सुवासित हो उठते हैं। वो असली सौंदर्य है।
नमस्कार।